जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स वायरसेस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। इसको हम दो तीन स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं उनके लिविंग करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किस करेक्टर की बेस के ऊपर या कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वायरसेस को लिविंग समझा जाता है कि दे आर लिविंग एंटाइटिस, और फिर वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बिहाफ के ऊपर इनको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद हम इसके कुछ साइज और इसके कुछ वॉल्यूम के एतबार से और कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इनको जिंदा या जानदार समझा जाता है। सो फर्स्ट थिंग दैट दे अकर इन डिफरेंट वेराइटीज एंड स्ट्रेन्स। इनकी मुख्तलिफ तरह की वेराइटीज़ हैं, इनकी मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेन्स होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लाइक कोरोना में कि ये डेल्टा वायरस आ गया, अब ओमिक्रॉन आ गया, एक नया वेरिएंट आ गया। सो दीज आर नोन एज द स्ट्रेन्स। ये मुख्तलिफ स्ट्रेन्स में पाया जाता है। सो ये स्ट्रेन्स होती हैं, दैट इज सपोज टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग एंटिटी। इसके अलावा दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, और इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल डियर स्टूडेंट, दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। आगे चलकर इसी लेक्चर में इसको हम डिटेल से डिस्कस भी करने वाले हैं कि इसके जीनोम के बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन। खैर चलते हैं आगे। दे कैन अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। म्यूटेशन का मतलब चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ जीन। किसी भी जीन के एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जीन क्या होता है, दैट द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए और आरएनए। तो उसके ऊपर जो सीक्वेंस होता है वो उसमें अगर चेंजिंग आ जाए तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो दे कैन अंडरगो म्यूटेशन। हमारे अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं, वी आर लिविंग, तो इनके अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेन्स या वेरिएंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। So that is also a characteristic of a living entity. इसके अलावा they can be destroyed by using ultraviolet radiations, MCQs के लिए मार्क कीजिए, and certain chemicals. कुछ मखसूस केमिकल्स हैं, उनके जरिए इनको किल किया जा सकता है, और खास तौर पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के जरिए इनको किल किया जा सकता है। ये MCQ नोट कर लीजिए। एंड दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इंट्रा का मतलब within, cellular means cell, obligate means compulsory, it is obligation, it is compulsion, and parasite, you know very well, an organism which lives in a host, a living host, for food or shelter, and in return harms the host. Clear? तो ये ऐसे पैरासाइट हैं जिनके लिए कंपल्शन है कि अगर इनको रिप्रोड्यूस करना है, अगर इनको ग्रो करना है, तो ये सेल के अंदर रहेंगे, एक लिविंग होस्ट के अंदर रहेंगे। ये लिविंग होस्ट के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। क्लियर? सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्लियर? अब आते हैं इनके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी खुसूसियात हैं जिनके बायस हम समझते हैं कि ये नॉन लिविंग भी हैं। इसी वजह से तो आज तक इनका कोई किंगडम इसको हम प्लेस ना कर सके। खैर चलिए। सो दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन बॉटल्स। क्रिस्टलाइजेशन का भी मैंने आपको बताया था कि इनको क्रिस्टलाइज किया था फर्स्ट टाइम 1935 में स्टैनले ने। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वायरस के, उसको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। ठीक है, और इनको स्टोर भी किया जा सकता है बॉटल्स के अंदर। दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि हमने सेल की बात की, सेल एक प्रॉपर एक स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी है on the face of the earth, which can reproduce, which have the ability to respire, which can undergo certain metabolic activities by its own. लेकिन इसके अंदर ऐसा वो स्ट्रक्चर नहीं है। जनरली जो वायरसेस होते हैं आमतौर पर उनके अंदर एंजाइम्स और को एंजाइम्स जो चाहिए होते हैं वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, वो इनके पास नहीं होते, और ना ही इनके अंदर कोई और देयर इज नो ऑर्गेनल प्रेजेंट इन देम। इस वजह से दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। दे डू नॉट रेस्पायर। रेस्पायर का मतलब कि एक्सचेंज द गैसेस और गैसेस एक्सचेंज वगैरह इनके अंदर कुछ भी नहीं होता ना। जैसे कि हमारे अंदर हमारे सेल्स रेस्पायर करते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सो दे डू नॉट रेस्पायर एंड दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑटोपोइसिस। ऑटो का मतलब सेल्फ एंड पोइसिस मीन्स टू रिप्रोड्यूस। मतलब ऑटोपोइसिस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। दे are not capable of autopoiesis, मतलब they have no ability to reproduce without host. होस्ट के बगैर ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग, क्योंकि होस्ट के बगैर ये जिंदा ही नहीं समझे जाते। आउटसाइड द होस्ट दे आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग, एंड इनसाइड द होस्ट दे आर कंसीडर्ड एज लिविंग, एंड दे आर ऑल्सो इनर्ट। आउटसाइड द होस्ट ये इनर्ट है, इनर्ट का मतलब इनएक्टिव है। दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। यह बातें आपने याद रखनी है। थोड़ा सा साइज के हवाले से बात कर लें तो इनकी रेंज है 20 नैनोमीटर्स टू
250 nanometers. 20 nanometers to 250 nanometer, that is the range of their size. तो जो सबसे छोटा वायरस है वो 20 नैनोमीटर का है और वो है पार्वो वायरस. So 20 nanometer is the smallest virus and that is parvo virus. याद रखना, ना भी याद रखना है. और जो सबसे बड़ा वायरस है that is of 250 nanometer in size max and that is pox virus. साइज कितना 250 नैनोमीटर्स. और इनकी अगर वॉल्यूम की थोड़े से बात साइज के एतबार से इन जनरल होस्ट के मुकाबले में देखें सो दे आर जनरली 10 times to 1000 times smaller than most of the bacteria. Most of the bacteria से 10 से 1000 गुना छोटे होते हैं. क्लियर? इसलिए तो वो पोर्सलिन फिल्टर में से यूं खिसक लेते हैं. They cannot be grown on artificial media. आपने देखा कि फंजाई हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर इवन के बैक्टीरिया, उनको आप कल्चर मीडिया पे, आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करवा सकते हैं. मींस दे कैन बी ग्रोन इन द लैब. ठीक है, वो उसमें उनके बाकायदा तौर पर न्यूट्रिएंट्स को देके उनके जो रिक्वायर्ड चीज़ उनको दें अगर आउटसाइड इन द बॉडी एंड इन द लैब्स, तो वो ग्रो कर जाते हैं जैसे बैक्टीरिया कॉलोनीज बना देता है. लेकिन वायरसेस दे डू नॉट live and they cannot be grown on artificial media. The reason, पहली बात तो ये है कि they lack metabolic machinery. इनके पास वो metabolic machinery है ही नहीं कि जो इनको जिंदा रख सके और ये आगे reproduce कर सकें. हमने भी बात की they lack the ability of autopoiesis. और दूसरा, जब ये वहां पर होस्ट में रहते हैं they cause disease. Most of them they cause disease while reproduction. While reproduction, they can cause disease in the host while reproduction. जब ये reproduce कर रहे होते हैं उस वक्त ये बीमारी cause कर सकते हैं होस्ट के अंदर. Generally resistant, ये resistant होते हैं to the broad range of present day antibiotics. आज के दौर में जो available antibiotics हैं, आमतौर पर antibiotics होती हैं ऐसी chemicals को कहा जाता है which are used specifically to kill bacteria. तो आजकल दुनिया में जितने भी antibiotics जो generally wide range में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे penicillin है, जैसे streptomycin है, जैसे cephalosporin है, जैसे tetracycline है, इनका कोई असर नहीं होता वायरसेस पे. ठीक है, मतलब आप किसी वायरस को किल करने के लिए जो जनरल जिनसे ये ब्रॉड रेंज हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ये इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होती किसी भी हवाले से. और यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है वायरियन. सो कंप्लीट, मैच्योर एंड इन्फेक्शियस का मतलब विच हैज द एबिलिटी टू कॉज डिजीज पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ. सो स्टार्ट करते हैं. पहली बात, सेंट्रल कोर मतलब बिल्कुल सेंटर. ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि इसका जीनोम, जैसा कि आप इस वायरस में देख सकते हैं ये सेंटर में बिल्कुल मौजूद है, यहां पर भी सेंटर में, यहां पर भी सेंटर में. सो दिस इज द जीनोम. इसको जीनोम भी कहते हैं. जीनोम मीन्स द जेनेटिक मटेरियल व्हिच एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल कैरीज, खास तौर पर एक इंडिविजुअल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो उसका जो टोटल जेनेटिक मेकअप होता है दैट इज इट्स जीनोम. तो इसका जीनोम वायरसेस का, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं. न्यूक्लिक एसिड मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, डीएनए और आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, ये आगे चलकर डिस्कस करते हैं. उसके बाद फिर इसके ऊपर मौजूद है प्रोटीन कोट, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस वन. ये वाला, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन कोट और कैप्सिड, इसे कहते हैं कैप्सिड. ये जो ऑरेंज कलर का मैंने भी ड्रॉ किया इस जीनोम के गिर्द. सो दिस इज कैप्सिड. द प्रोटीन कोट ओवर द जीनोम इज कॉल्ड कैप्सिड. अब ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है. जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इसके सब यूनिट्स, उससे मिलकर के बनता है ये कैप्सिड. इस तरह से ये छोटे छोटे सब यूनिट्स, ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं आपको कैप्सिड के, दीज आर कॉल्ड कैप्सोमेयर्स. मेयर का मतलब यूनिट, कैप्सो मींस फ्रॉम द कैप्सिड. और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी वायरस के और ये हेल्प करते हैं उसको शेप को मेंटेन करने में एज वेल. सो कैप्सोमेयर्स, दीज आर सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड एंड इट्स नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वायरस. ये वायरस में इनका जो नंबर होता है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है. यानी इनके अंदर पहचान करने का तरीका ये होता है कि इनके कैप्सोमेयर्स को कैलकुलेट कर लें. ठीक है, लाइक 162 कैप्सोमेयर्स दे आर प्रेजेंट इन हर्पीज वायरस. हर्पीज वायरस आगे वायरल डिजीज में डिस्कस करेंगे. हर्पीज सिंप्लेक्स एक वायरल डिजीज है जो इस हर्पीज वायरस होती है, इसके अंदर 162 कैप्सोमेयर्स हैं. इसी तरह से 252 कैप्सोमेयर्स दे आर प्रेजेंट इन द एडिनो वायरस, जो आम खांसी नजला जुकाम का जो वायरस होता है उसके अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं. इसी तरह से पोलियो वायरस का नाम सुना होगा आपने, पोलियो, उसके अंदर 32 कैप्सोमेयर्स मौजूद होते हैं. क्लियर? तो ये तीनों एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं. 162 इन हर्पीज वायरस, 252 इन एडिनो वायरस एंड 32 इन पोलियो वायरस. क्लियर? इसके अलावा क्या मौजूद है, एनवेलप, जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा है ये बाहर वाले साइड पे ये कैप्सिड, कैप्सिड के बाहर ये वाला जो नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एनवेलप. एक एडिशनल कवरिंग होती है कुछ वायरसेस के अंदर. फ्यू वायरसेस हैव एडिशनल लाइपोप्रोटीन एनवेलप. सबसे अहम बात जो यहां से इंपॉर्टेंट बात है
कि ये इसकी नेचर क्या है, इट इज लाइपोप्रोटीन, मतलब ये जो एनवेलप होगा ये लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसके पास कहां से है, इसके पास लाइपोप्रोटीन कहां से आ सकती है, जब ये सेल में एंटर होता है किसी एनिमल सेल में या किसी वायरल उसमें बैक्टीरियल एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, तो उस वक्त उसकी मेम्ब्रेन से डिराइव करवाता है इसको एनवेलप को। सो द फ्यू वायरसेस हैव एडिशनल लाइपोप्रोटीन एनवेलप अराउंड द कैप्सिड derived from the cell membrane of host। कहां से डिराइव हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर आएगा और उसी को डिराइव वहीं से डिराइव करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन इट्स अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एंड इट इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है। ऑल्सो कंटेन वायरली एनकोडेड प्रोटीन्स, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं वायरस के रिलेटेड वो इसके ऊपर एनकोडेड मौजूद होंगी। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास इस एनवेलप के अलावा कुछ स्पाइक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एनवेलप स्पाइक्स, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एनवेलप स्पाइक्स, दीज आर कॉल्ड एनवेलप स्पाइक्स। अब खास बात आपने डियर स्टूडेंट्स ये याद रखनी है कि ये एनवेलप स्पाइक्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एनवेलप किससे बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन से, और स्पाइक एनवेलप के जो स्पाइक्स हैं वो किससे बने हुए हैं, दैट आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इनका फंक्शन, दे हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द होस्ट, इन द रिकॉग्नाइजिंग द होस्ट, रिकॉग्निशन होस्ट की। अब ऐसे वायरसेस जिनके पास ये प्रोटीन कोट नहीं, जैसे यहां पर ये शो नहीं हो रहा, तो ऐसे वायरस को कहा जाता है नेकेड वायरसेस। द नॉन एनवेलप्ड वायरसेस आर नोन एज नेकेड वायरसेस। क्लियर। अब आते हैं थोड़े शेप्स की तरफ। तो एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरियोफेजेस, ये तीन तरह के वायरसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो पहले एनिमल और प्लांट वायरसेस की शेप के हवाले से बात करते हैं। तो ये तीन शेप्स में मौजूद है। पॉलीहेड्रल, पॉली मींस मेनी, हेड्रल मीन फेसेस, तो मल्टीपल फेसेस जिसके हों उसे कहते हैं पॉलीहेड्रल। इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, सेंटर में उसके सेंट्रल कोर मतलब उसका जीनोम। ये हेलिकल, जब बिल्कुल ऐसे रॉड की तरह का वो स्पाइरल सा ये जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज, ये है वैसे कैप्सिड। ठीक है, याद रखना, दिस इज अ कैप्सिड। ये टेल की तरह का दिख रहा है लेकिन टेल नहीं है, सो दैट इज अ कैप्सिड। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से हेलिकल है और शेप क्या है, रॉड, या इसको हम कहते हैं हेलिकल शेप, ये स्पाइरल। ठीक है, ये इसके अंदर इसका जीनोम है, आरएनए। और कुछ होते हैं स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब राउंड, गोल गोल। ठीक है, जैसे कि ये HIV होता है, जैसे कोरोना वायरस है वो भी स्फेरिकल है, इसी तरह से। क्लियर। और दूसरे हमारे पास बच गए बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस किसे कहते हैं, हम बात कर चुके हैं, द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया और विच ईट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस। क्लियर। इनके अंदर दो कैटेगरीज हैं, या तो होंगे ये क्यूबिकल, ये सामने आपके जो नजर आ रहा है दैट इज क्यूबिकल। जो क्यूबिकल होंगे वो 20 फेसेस वाले होंगे। फेस का मतलब समझते हैं, जैसे क्यूब होता है, क्यूब देखा आपने, तो क्यूब जैसे कि वो लाइक एक वो आपके पास जैसे कि एक मैच बॉक्स है, वो क्यूब की शक्ल में है। सो लाइक दिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ। सो दिस इज अ क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, इसके कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे वो होता है अपना रूबिक्स देखा, रूबिक्स वाला क्यूब। सो कितने फेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ठीक है, दो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तीन और एक साइड्स पे। ठीक है ना, अगर आप क्यूब को ऑब्जर्व करें, इसी तरह का क्यूब होता है। सो 1 2, लेफ्ट पे राइट पे, फिर सामने और उसके पीछे, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो ये फेस की मैं बात समझा रहा हूं कि ये यहां पर क्यूबिकल के अंदर 20 फेसेस हैं। इसके कितने फेसेस हैं, 20। सो 20 फेसेस, तो 20 फेसेस को एक नाम दिया जाता है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल, ये नाम याद रखना आपने एमसीक्यूज के लिए। और इसके 12 वर्टिसेस हैं। वर्टिस कहते हैं किनारे को, कॉर्नर को, ये वाला, ये वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स और वर्टिस। और ये सामने जो चेहरा नजर आ रहा है, ये सामने जो फ्रंट है, इस तरह एक ये हो गया, फिर एक साइड पे हो गया, फिर ये ऊपर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज फेस। तो बैक्टीरियोफेज के फेसेस कितने हैं, 20, जिसकी वजह से इसे कहते हैं आइकोसाहेड्रल। और इसके वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स कितने हैं, ये वाले कॉर्नर्स कितने हैं, दे आर 12। और या फिर ये होंगे इस तरह से हेलिकल, जो हेलिकल होंगे वो रॉड शेप्ड होंगे लाइक दिस। क्लियर। सो दीज आर फ्यू शेप्स ऑफ वायरसेस।